मृगनयनी, बृंदावनलाल वर्मा। भाग 43। स्वर्ण संचय की कामना, मारकाट की आकांक्षा, स्त्रियों के अपहरण की वासना, राज्य स्थापित करने के लोभ, किसी भी प्रकार अपने मजहब के विस्तार के मोह को लेकर पठान और तुर्क आक्रामक भारत में घुसे थे। इन सब का एक सामूहिक नाम था उनका बहिश्त। इस बहिश्त की तलाश में शेरशाह के पहले भारत में जगह जगह सल्तनतें कायम हुई। दिल्ली, मालवा, गुजरात, जौनपुर, गोलकुंडा, बंगाल इत्यादि में। सल्तनतें कायम होने पर बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को सल्तनत के तहत और मुकुट का मार्गकंटक समझकर जहर के जरिए या किसी और सुलभ उपाय से अलग किया। उस बहिश्त की प्राप्ति ने सुल्तानों को और इनके सरदारों तथा सिपाहियों को निर्बल और निकम्मा बना दिया। हिंदू यदि परलोक भय, निराशावाद और आपसी लड़ाइयों के कारण दुबले न पड़ गए होते तो या तो वो स्वर्ग उनको मिलता ही नहीं, और यदि मिल ही जाता तो धर्मराज उनको बहुत समय तक उसमें रहने न देते। परंतु उस बहिश्त को भी बहुत ज्यादा मुफ्तखोरी बर्दाश्त न थी। मौलवी और मुल्ले लगातार चेतावनी देते रहते थे। मुल्ले मौलवियों ने इस्लाम को जैसा और जितना समझा था उसके अनुसार वे अपने चेले चाटों को जगाया, उकसाया और भड़काया करते थे। सुल्तान न सुनता तो सरदारों को, सरदार न सुनते तो सिपाहियों को ये मुल्ले मौलवी धर्मयुद्ध जिहाद के लिए भड़काया करते, षड्यंत्रों में भाग लेते और जब तक कुछ कर न गुजरते तब तक दम न मारते। परंतु इस जिहाद का अनिवार्य परिणाम वही स्वर्ग ही हो जाता था, जिसको पाप आकर सुल्तान, सरदार और सिपाही अनबरत गति से चलते चले जाते थे। यही उनका सबसे बड़ा सम्मोहक जोर और सबसे बड़ी कमजोरी थी। मालवा सल्तनत के मुल्लों ने गयासुद्दीन के लड़के को अपना कृपा पात्र और भविष्य की आशाओं का केंद्र बनाया, क्योंकि गयासुद्दीन अपने स्वर्ग की तलाश में इन मुल्लों मौलवियों के बताए हुए स्वर्ग की परवाह नहीं करता था। नरवर से लौटे हुए गयास को 6 महीने हो गए। जाड़े आए, वसंत ऋतु आई गई और अब गर्मियां समाप्त होकर बरसात लगने वाली थी, परंतु गयास न मरा। नसीर ने मुल्लों की हिदायतों पर अमल किला जश्न मनाए, षड्यंत्र किए, सभी तरह के अभ्यास किए, परंतु चूक गया। उसके लिए भला इतना ही हुआ कि गयास को उसके किसी भी अभ्यास का पता न चला। मटरू उसका सहयोगी था, इसलिए शायद नसीर बार बार बचा। फिर एक दिन घड़ी आ ही गई। गयास की एक खवासिन मटरू की कोशिशों से नसीर के फेर में आ गई और काम बन गया। 2 दिन से यकायक बादल और शीतल समीर, संध्या के उपरांत का समय। महल के झरोखे से ठंडी हवा के झोंके आए, हल्की बूंदें भी। खवासिन जाम ले आई। मटरू तरुत के नीचे बैठा था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने ग्वालियर पर चढ़ाई करने की जो ठानी है वो मेवाड़ के राना के जरिए वहीं की वहीं क्यों न ठप कर दी जाए। गयास ने चुटकी लेते हुए कहा। नीची गर्दन को और भी नीचा करके मटरू बोला, जहां पना 2 मुजी आपस में उलझ जाएं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मैंने राणा रायमल को संदेश भेज दिया है कि सिकंदर ग्वालियर का बहाना करके असल में मेवाड़ की तरफ कतराता हुआ पहुंचेगा, इसलिए वो उसको आगे बढ़कर रोक लें। अपने लड़के सांगा को भेज दें तो वो सिकंदर को वहीं के वहीं मोड़ देगा। तुम तो हो गधे। राणा अपने ढंग से लड़ेंगे, तुम्हारे बताए ढंग से थोड़े ही लड़ेंगे। मैंने उनके एक भाट को उकसा दिया है, वो उतरवा देगा बात को ठीक घाट पर। जहां पना ये बहुत सही रहा, और उधर सिकंदर और राणा जूझे कि इधर मैंने कालपी के रास्ते से ग्वालियर पर धावा बोल दिया। अब की बार नरवर होकर नहीं जाऊंगा। मैं पहुंचूंगा ग्वालियर उत्तर की राह से और चंदेरी का सूबेदार आवेगा ग्वालियर पर दक्षिण से। क्या समझे? सही फरमाया जहां पनाह ने। उत्तर से जहां पनाह और दक्षिण से चंदेरी का सूबेदार शेर खां। बस फिर बन गया काम। वे दोनों ग्वालियर में ही हैं, जानते हो ना? मटरू ने एक क्षण खंड के लिए आंख ऊंची करके नीची कर ली। उसने देखा गयास की पुतलियां कुछ अधिक फैल गई हैं। कहा, कौन जहां पनाह? प्याले को डालकर वो बोला। सुराही में से प्याले को भरता रहा। अबे अहमक, इतनी जल्दी भूल गया। मृगनयनी और लाखी उन दोनों को अब की बार मांडू लाए बिना चैन नहीं लेने का। गयास की आंखें फैलकर कुछ और भारी हुई। आज मेरा हाथ इतना क्यों कांप रहा है? जहां पनाह हवा में कुछ सर्दी है। तो अब राणा रायमल था उसके लड़के सांगा को सिकंदर से उलझाने में कितनी देर है? बहुत थोड़ी सी। जहां पनाह। दोनों लड़ जाएं कमबख्त। गयास के हाथ से प्याला छूट पड़ा। खवासन किवाड़ की ओट में खड़ी हुई थी, जरा और ओझल हो गई। गयास तकिए के सहारे पड़ गया। मटरू खड़ा हो गया, धीरे से बोला, जहां पनाह। गयास ने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह से झाग आने लगे। मटरू ने ताली बजाई, सवासिन तुरंत आई। मटरू ने धीरे से कहा, शाहजादे के पास इत्तला भेजो कि जहां पनाह की तबीयत यकायक खराब हो गई है, किसी और को खबर न होने पाए। खवासिन चली गई। थोड़ी देर में गयासुद्दीन तड़पने लगा और नसीर के आने के पहले ही उसका प्राणांत हो गया। नसीर ने आते ही डरते डरते गयास की तरफ दृष्टि फेरी, फिर मटरू की तरफ देखा। मटरू ने सिर और हाथ के हल्के संकेत द्वारा सब कुछ बतला दिया, मानो कह रहा हो योजना सफल हो गई, समाप्त हो गया। कांपते हुए स्वर में नसीर बोला, बाहर खबर फैलाई जाए कि सुल्तान सलामत बहुत बीमार है। असल बात किसी को न मालूम होने पाए। स्थिर कंठ से मटरू ने कहा, जहां पना सुल्तान नसीरुद्दीन जिंदाबाद। सिवाय मुल्ले मौलवियों के और किसी और नहीं मालूम होने पाएगा। हुजूर सुल्तान मरहूम के जानशीन हैं, हुकूमत करें। दरबार का अखबार नवीस इंतकाल की बात को महीनों बाद दर्ज कर सकेगा। खवासन कहाँ है? नसीर ने पूछा।
खवासन पीछे ही खड़ी थी, इनाम के लोभ में आगे आ गई। नसीर ने तुरंत तलवार निकालेकर उसका सिर काट डाला। मटरू अचेत होने को हुआ। नसीर ने तलवार म्यान में डाल ली। बोला, होशियार ख्वाजा मटरू, होशियार। मैंने इस कमबख्त खवासन को इसलिए खत्म कर दिया कि कहीं इधर उधर बकती न फिरे। अगर राज खुल गया कि सुल्तान अब जिंदा नहीं है तो मुझे और तुमको कहने को तो होगा कि इस बदकार औरत ने सुल्तान को किसी रंजिश की वजह से जहर दिया, इसलिए मैंने इसको सजा दे दी। इसके मार दिए जाने से हमारा तुम्हारा दोनों का रास्ता साफ हो गया। महल में चर्चा इस औरत को सजा दिए जाने की होगी तो अच्छा होगा। सब चुपचाप अपना अपना काम देखेंगी। क्या समझे? सब समझ गया जहांपना, सब समझ गया। अभी जहांपना नहीं बेवकूफ, सिर्फ जान आलम जैसे पहले कहता था। हाँ, जान आलम, जान आलम। थोड़ी देर बाद मुल्ला मौलवियों और सरदारों को भी मालूम हो गया। हट के साथ गयास की बीमारी का समाचार साधारण जनता और सिपाहियों में फैल गया। लाश तेल में रख दी गई। नसीर के हाथ में हुकूमत आ गई। अखबार नवीस ने गयास के प्राणांत के वृत्तांत को कागजों में बहुत दिनों दर्ज नहीं किया। नसीर अपनी प्रचंड भूख, स्त्रियों की भूख, काम वासना की तृप्ति में जुट पड़ा। ख्वाजा मटरू और न जाने कितने मटरूस की सहायता के लिए फट पड़े।